हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। देखिए इसमें क्या है, ये हमारे हस्तलिखित नोट्स है जो कि हमने स्वयं बनाए हुए हैं और इसकी PDF बना के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि समय इतना नहीं बचा है कि हम बोर्ड पर ये वीडियो बना के आपको समझा सके। तो इसमें यहाँ से हम जल्दी से आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये नोट्स पढ़कर आप 95% तक बना सकते हो। हमारे यहाँ से आप ये नोट्स पढ़कर साइंस में 95% तक नंबर आप बना सकते हो। तो देखिए जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि विद्युत। विद्युत होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत होता क्या है? विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एवं विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष अक्षेत्र से प्रवाहित आवेशों के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय हमने माना है t में q आवेश, q बोलते हैं कुलाम आवेश, q कुलाम आवेश प्रवाहित है, तब इस अनुप्रस्थ काट से विद्युत धारा I को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। I बराबर Q/T, यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कि एकांक समय में कितने आवेश एकांक समय में प्रवाहित धारा में कितने आवेश कितने समय के लिए प्रवाहित हैं। इस प्रकार से इसे बोलते हैं विद्युत धारा। अब देख लिए विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा के बाद हम देखते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह एक बंद पथ है, उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक परिपथ बनाया गया है जिसमें यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखाया गया है। ये एक बल्ब लगा दिया गया है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और ये एक बैटरी लगा दी गई है। ये यहाँ पे एक प्लग है और ये एम्पियर लगा दिया गया है, एम्पियर, एमीटर। अब देखिए क्या होता है, जब हमने इस विद्युत परिपथ क्या कहा है कि किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वो जो ए है वो एम्पियर मतलब कि उससे मापा जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस चित्र में आप एक बल्ब, एक एमीटर, बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए देख सकते हो। प्लग कुंजी को ऑन करने पर यहाँ पर देखिए इस परिपथ में क्या क्या है, एक बैटरी, एक बल्ब, एक प्लग और एक एमीटर। जैसे ही हम इस प्लग को आपके विद्युत जो स्विच है उससे जोड़ देंगे तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। देखिए किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब जलने लगता है। इस प्रकार से चलिए देखिए अब देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा हमने आपको बता दिया, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेशों का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश है और T है समय के कितने समय के लिए आवेश उसमें प्रवाहित हुआ है, इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए नोट, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। एवं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। फ्रांस के हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं आंद्रे मैरी, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया है एम्पियर। अब देखो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। किसी परिपथ में चालक के अंदर एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। यानी कि जैसे हमने अब परिपथ बनाया था
उस परिपथ के एक चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उसमें होने वाली धारा जो उत्पन्न है वो 1 एम्पियर होती है। चलिए अब देखते हैं विद्युत वैभव। विद्युत वैभव क्या होता है? विद्युत वैभव एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इससे क्या बना हमारा V बराबर W/Q, यानी कि एकांक धन आवेश को, आवेश मतलब Q को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W विद्युत वैभव कहलाता है। V बराबर W/Q। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर भी यही होता है कि दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर बिल्कुल सेम है। वही बात है कि दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाए, यानी कि V बराबर W/Q। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब देख लेते हैं वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को परिवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या कहा है? यदि किसी विद्युत धारावाही, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है। देखिए क्या कहा है नोट में क्या लिखा है? विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। हम कहते हैं ना कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, और विभवांतर को समांतर क्रम में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यानी कि जो अच्छे वाले वोल्ट मीटर है उनका प्रतिरोध रजिस्टेंस काफ़ी बड़ा अच्छा होता है, अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कि जो अच्छे वाले एमीटर है उनका प्रतिरोध 0 होगा और जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होगा। चलिए देख लेते हैं विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। देखिए विद्युत सेल को हम किस प्रकार से प्रतीक है इसका? एक कुंजी पर यहाँ पे देख लीजिए, एक कुंजी पर यहाँ पर प्लस चिन्ह है और एक पर माइनस है। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद आती है बैटरी तथा सेलों का संयोजन, यानी कि हम बैटरी और सेलों को किस संयोजन में जोड़ते हैं। देखिए पहले होता है प्लस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और जो बीच में इसके क्या होता है? माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से हमारा विद्युत सेल और बैटरी का संयोजन होता है। अब देखिए प्लग, कुंजी अथवा स्विच। जो स्विच होता है, स्विच दो प्रकार के होते हैं, एक खुला स्विच, एक बंद स्विच। तो खुला स्विच क्या होता है? देखिए खुला स्विच होता है एक तरफ से, इधर से आपका प्लस वाला पॉइंट, इधर से माइनस वाला पॉइंट, और ये होगा खुला स्विच। और एक होता है आपका बंद प्लग अथवा कुंजी स्विच। इसमें देखिए क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों जुड़े हुए होंगे, एक होंगे तो अलग अलग, लेकिन बंद कुंजी में होंगे वो। तो ये होता है हमारा बंद स्विच। इसके बाद आता है तार संधि। हम तार को कैसे जोड़ते हैं? देखिए तार को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तार को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम एक तार ऊपर से लिया, एक इधर से लिया, तो उनको हम इस प्रकार से तार में तार को लिपेट करके जोड़ देते हैं। यह होती है तार संधि। जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे, चिन्ह दिखाई दे, तो आप कहेंगे ये तार संधि है, और ये बंद प्लग है और खुला प्लग हमने आपको बताया। और विद्युत बल्ब का सिंबल क्या है? ये हमारे विद्युत बल्ब का सिंबल है। प्रतिरोध का प्रतीक होता है संकेत। इस प्रकार से जो ये होता है, ये है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का प्रतीक, जो आप देख पा रहे होंगे।
इसके बाद आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रक। ये होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रक। यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह होता है प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रक। ए मीटर, देखिए एक ए मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, जो कि हमने अभी बताए थे आपको कि आदर्श वोल्ट मीटर का विभवांतर या प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो यहाँ पे होते हैं ए मीटर। देखिए ए मीटर का प्रतीक क्या है, ए को हमने कुंडली में लिया हुआ है और एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, यानी कि एक तरफ धन सिरा है एक तरफ ऋण सिरा है। ऐसे ही हमने वोल्ट मीटर को दिखाया है। वोल्ट मीटर में हमारा क्या है, V4 वोल्ट, और वोल्ट को हमने कुंडली में लेके लिखा है कि ये यहाँ पर धन सिरा, ये यहाँ पर ऋण सिरा। इस प्रकार से ये इनके प्रतीक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है ओम का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा परीक्षा के लिए। देखिए ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार, यानी कि आपका कोई भी तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे ही चालक तार बोलते हैं। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, भौतिक अवस्था उसकी लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का अक्षेत्रफल, उसका ताप और उसका दाब आदि स्थिर रहे, यानी कि ना तो लंबाई में कोई परिवर्तन हो, ना उसके अक्षेत्रफल में परिवर्तन हो, ना उसके दाब व ताप में परिवर्तन हो, ये सब चीज़ें स्थिर रहें, तो उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो फिर क्या होगा, उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा, यानी कि उसमें जो धारा बह रही है तो विभवांतर उस धारा के समानुपाती होगा। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसको प्रदर्शित देखिए, V4 वोल्ट और समानुपाती किसके, धारा के, यानी कि विभवांतर समानुपाती होगा धारा के। इसे हम कह सकते हैं कि V बराबर IR, यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो नियत होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जहाँ R नियंतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं, सब चीज़ें नियत हो गई, क्योंकि ना तो उसकी लंबाई में परिवर्तन किया हमने, ना उसके ताप में, ना उसके दाब में, तो सारी चीज़ें जब अपरिवर्तित है, स्थिर है, तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। तो प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है। इसका मात्रक ओम होता है। अतः ओम के नियम से R बराबर V/I, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। अब देखिए एक ओम क्या होता है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, तथा उसके 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। देखिए क्या कहा है कि एक विद्युत चालक तार है और उसके 2 सिरे दे दिए आपको, और 2 सिरों के बीच उस क्या बताया है कि 1 वोल्ट का विभवांतर है, और अर्थात उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। और जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है तो चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तित धारा प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला। चलिए देख लेते हैं ये क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध स्रोतों को वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला अवयव को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। देखिए क्या कहा है कि किसी स्रोत में, माना आपका कोई भी बिजली का उपकरण है, पंखा है, प्रेस है, हीटर है, गीजर है, जो भी है, उसमें कहा है कि स्रोत को की वोल्टता में, यानी कि उसके वोल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया हमने, जो का तो उसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया है, और उसके वोल्ट में कोई परिवर्तन किए बिना परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित कर लेना, यानी कि जिस उपकरण से हमने उसे नियंत्रित किया है उस उपकरण को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। जैसे आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, आपने अपने टीवी को, अपनी एलईडी वगैरह को वोल्टेज से जोड़ दिया तो डायरेक्ट उसमें वोल्ट आए,
और आपने उस वोल्टेज कंट्रोलर से उसके वोल्ट को कंट्रोल कर लिया, कहा कि हमारा तो ये 200 वोल्ट लेता है, तो आपने उसे 200 वोल्ट पर कर दिया, तो वो 200 वोल्ट ही आगे सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से इसे क्या करते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। चलिए आगे देखते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति धारा नियंत्रक कहलाती है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ, यानी कि जिस परिपथ में विद्युत प्रवाहित हो रही है उसके प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे ही धारा नियंत्रक कहते हैं। जो जैसे आपने देखा होगा कि घरों में हम बड़ा वोल्टेज, बड़ा स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं और डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हम कहते हैं कि हमारे घर के सभी उपकरण भाई 200 वोल्ट पे चलते हैं, तो हम उसे 200 वोल्ट पे कर देते हैं, तो वो आगे सिर्फ 200 वोल्ट ही सप्लाई करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। क्योंकि हमने वहाँ पे धारा को नियंत्रण करने वाला यंत्र लगा दिया है, वही हमारी धारा युक्ति कहलाती है। देखिए क्या कहा है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बताइए। तो आर बराबर क्या है हमारा, विभवांतर बटे धारा, यानी कि प्रतिरोध बराबर V/I के अनुसार भौतिक अवस्थाएं न बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। यदि भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलेगी, यानी कि भौतिक अवस्थाएं क्या, ताप, दाब, लंबाई, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो प्रतिरोध नियत रहता है। अतः ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है वह नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर यह 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये V वोल्ट है, यहाँ पे धारा है, और ये इसने कोण बनाया है इसके साथ V, नियत कोण बना रही है थीटा कोण। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी दिखाई है ये, तो ये बन गया है हमारा नियत कोण बना है ये, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो किसी चालक है, एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए सबसे पहला कारक है उसकी लंबाई, चालक की लंबाई। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल, एल फॉर लेंथ, लंबाई। देखिए क्या कहा है, माना आपका तार, कोई चालक जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अभी 1 मीटर का है और हम उसे उसकी लंबाई को बढ़ा करके 2 मीटर कर दे, तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, करंट का जो बहाव है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और उसकी स्पीड तो वही है करंट की, तो यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक की लंबाई के साथ बढ़ने पर। तो प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, आर समानुपाती एल। अब देखो अनुप्रस्थ काट का अक्ष क्षेत्रफल। यदि हम किसी चालक का प्रतिरोध 8 उसके अनुप्रस्थ काट के अक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम अक्ष क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है, और यदि अक्ष क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये इसके क्या होता है, उल्टा होता है। अक्ष क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध यदि अक्ष क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A, ए फॉर अक्ष क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका। तो चलिए देख लेते हैं, जहां P एक नियंतांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अब देखते हैं ताप का प्रभाव, क्योंकि हमने क्या कहा था कि प्रतिरोध जो है ओम के नियम में, कि यदि किसी चालक के ताप, दाब, लंबाई ये सब नियत रहे तो उसमें बहने वाली धारा उसका प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आता है ताप का प्रभाव। चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने के साथ साथ चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि तार जितना हीट होगा, किसी चालक में, किसी उपकरण में जितनी हीटिंग आएगी, जितना उसका ताप बढ़ेगा, तो उसका प्रतिरोध उतना ही
बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ताप के समानुपाती। तो R समानुपाती T, टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर से इसे। तो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के, ताप के समानुपाती होता है। यहाँ से देखिए आप, तो किसी चालक का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, जो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। सबसे पहले देखिए हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन। संयोजन किस प्रकार किया जाता है, हमने आपको बताया दो प्रकार से संयोजन होता है, एक तो समांतर क्रम में संयोजन, एक श्रेणी क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है हमारा, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी कि पहला सिरा दूसरे सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का सिरा तीसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने एक परिपथ लिया है, ये यहाँ पर हमारा प्लग हो गया, ये प्लग है, कुंजी है, और एक प्रतिरोध लिया है जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, और जिसमें वोल्ट, विभवांतर, विभवांतर 1, विभवांतर 2, विभवांतर 3 हमने ये दर्शाया है। और जिसका प्रतिरोध देखिए, विभवांतर 1 का प्रतिरोध R1, विभवांतर 2 का प्रतिरोध R2, विभवांतर 3 का प्रतिरोध R3 है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो अब देखिए हमने क्या कहा है, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 जोड़कर संयोजन के सिरों पर विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी जोड़ दी जाती है, तो ओम के नियम से V बराबर IR, यानी कि उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के बराबर होगी और प्रतिरोध। तो देखिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए V फर्स्ट यानी कि विभवांतर 1 बराबर IR1, दूसरे प्रतिरोध के लिए जैसे हमने अभी आपको बताया V2 IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर IR2। और जब हम कुल विभवांतर जोड़ेंगे यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, V1 V बराबर यानी कि कुल विभवांतर बराबर V1 V2 प्लस V3, और यहाँ पर क्या है, IR बराबर यानी कि धारा और प्रतिरोध IR1 IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पर देखिए IR बराबर, I सब में समान है, तो इसमें से हमने यहाँ पे I ले लिया है कॉमन, I बाहर आ गया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर I है इधर I है, तो I से हम I को काट देंगे यानी कि धारा से धारा समाप्त हो गई। तो प्रतिरोध क्या बचा, रजिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है कि कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध है सभी को हम जोड़ लेंगे, किसमें, श्रेणी क्रम में। देखिए ये एक श्रेणी बनी हुई है R1 R2 R3, तो इसे ही बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ा जाता है। यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहां पर देखिए, इससे समझ लीजिए आप, ये तो इस परिपथ में बहने वाली धारा I है, और यहां पर ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, तो इसमें कहा है कि एक सिरा एक संधि पर, दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ा जाता है। यहां पर देख, ये धारा I1 और प्रतिरोध R1, धारा I2 प्रतिरोध R2,
धारा I3 प्रतिरोध R3 इस प्रकार से, और इसको जोड़ा गया है संयोजन क्रम में, यानी कि एक सिरा एक संधि पर, दूसरा सिरा दूसरी संधि पर। और ओम के नियम से आप जानते हो किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके समानुपाती होती है, यानी कि V बराबर IR, और I बराबर धारा बराबर, देखिए यहाँ पर I क्या है, I यहाँ पर R के साथ गुणा में है तो उधर चला जाएगा, ये यहाँ पर I यहाँ गुणा में है, उधर चला जाएगा भाग में, और क्या होगा फिर I बराबर V अपॉन R, यानी कि प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V अपॉन R1, और दूसरे के लिए I2 बराबर V अपॉन R2, और तीसरे के लिए V3 बराबर V अपॉन R3। और जब हमने इन कुल धाराओं का योग किया कि I बराबर I1 I2 I3 प्लस में सभी धाराएं जुड़ गई, और विभवांतर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए V अपॉन R है, V सबके ऊपर है तो V को बाहर ले लिया यहाँ से, देखिए यहाँ पर V सबके साथ है तो V को बाहर ले लिया, अंदर बच गया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, और V से V कट गया तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है संयोजन क्रम, तो हम समांतर क्रम। तो हमने आपको बताया कि कैसे जुड़ते हैं विद्युत परिपथ, दो क्रम से जुड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, 1 अपॉन R, यानी कि 1 बटा प्रतिरोध बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार से जुड़ते हैं। चलिए अब देख देते हैं जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोधक तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अथवा चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यही जूल का नियम है। तो क्या बताया है जूल का नियम, कि किसी चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, कौन, उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा के वर्ग जूल चालक के विभवांतर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही जूल का नियम है। यानी कि H बराबर, H क्या होता है हमारा, हीट, ऊष्मा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है H होता है हीट, और हीट बराबर I स्क्वायर, यानी कि उसमें बहने वाली धारा का वर्ग, और प्रतिरोध और गुणा समय के कितने समय के लिए ये प्रवाहित हो रही है, ये होता है हमारा जूल का नियम। चलिए अब देख लेते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर, यानी कि पावर, P फॉर पावर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है P फॉर पावर, पावर बराबर W अपॉन T, यानी कि शक्ति क्या है, कार्य करने की अक्षमता को शक्ति कहते हैं, कि एकांक समय में कितना कार्य हुआ है, कितनी शक्ति से हुआ है, इसे कहते हैं विद्युत शक्ति। P बराबर W अपॉन T। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। चलिए अब देख लेते हैं 1 वाट क्या होता है। यदि W बराबर 1 जूल, यानी कि कार्य कितना है हमारा, कार्य का मात्रक होता है जूल, W फॉर वर्क, तो कार्य का मात्रक जूल है। यदि कार्य हमारा 1 जूल है और समय हमारा 1 सेकंड है, T फॉर टाइम, तो पावर यानी कि हमारी शक्ति कितनी होगी, विद्युत शक्ति 1 होगी। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। अब देख लेते हैं कुछ बड़े मात्रक विद्युत शक्ति के। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। चलिए अब देख लेते हैं किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा कहाँ पर प्रयोग होता है, ये किलोवाट घंटा घरेलू बिजली के उपकरण और विद्युत घरों में इसका प्रयोग होता है। देखिए क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं या हम 1 यूनिट कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। आपने सुना होगा कि आपके घर का कनेक्शन कितने किलोवाट का है। कोई कहते हैं कि हमारे घर का कनेक्शन 5 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है। कोई कहते हैं कि यार हमारे घर का कनेक्शन तो 7 किलोवाट में बदल दिया है। तो उसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में यह
इस 7 किलोवाट के परिपथ में जितनी विद्युत जो है उस परिपथ में से गुजरेगी उसे 1 किलोवाट या 1 यूनिट कहते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की जूल। ये ध्यान रखना कि 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर। और किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करते हैं, माना आपका फ्रिज है, कह दिया कि भाई ये फ्रिज कितने वाट का है, उन्होंने कहा कि हमारा फ्रिज जो है भाई 100 वाट का है। 100 वाट का आपका फ्रिज है और 5 घंटे वह चलता है, तो हम कैसे उसकी यूनिट ज्ञात करेंगे कि इसने 5 घंटे में कितनी यूनिट वेस्ट कर दी है, कितनी विद्युत की खपत की है। तो इसके लिए हमारा है शक्ति वाट में, यानी कि आपका फ्रिज 100 वाट का है तो शक्ति वाट की जगह यहाँ पर ये जो शक्ति वाट है, शक्ति वाट की जगह आप 100 रखोगे और समय कितने हैं 5 घंटे और बटे कर दोगे 1000 से डिवाइड, और कितना आ जाएगी, अब आपकी आ जाएगी यूनिट के आपके फ्रिज ने 5 घंटे में इतनी यूनिट की खपत कर ली है बिजली की। तो ऐसे आप विद्युत शक्ति विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, शक्ति वाट में गुणा समय घंटों में। शक्ति जो उसकी पावर है, कैपेसिटी है, उसको हम वाट में लिखते हैं, गुणा करते हैं घंटों से, जो समय दिया गया है कि 5 घंटे चला है, 3 घंटे चला है। यदि कहा है कि 30 मिनट चला है तो हम उसे भी घंटे में बदल लेंगे, यानी कि 1/2 घंटा, और गुणा करेंगे 1000 से। तो इस प्रकार से ये विद्युत वाला चैप्टर आपका हमने पूरा करा दिया, जिसमें हमने आपको बताया है कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, ओम का नियम क्या है, और आपके किलोवाट घंटा क्या है, किस प्रकार से हम अपने उपकरणों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, संयोजन क्या है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को आपके लिए पूरा कर दिया है। यदि आप यहाँ से पढ़ोगे तो वास्तव में आप 95% तक अंक बना सकते हो। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में, और हम भी आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।